वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग टॉपिक को कवर करने वाले हैं गुप्तोत्तर काल का। ठीक है, हिस्ट्री के इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और कल इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी बनेगा। जिन भी टॉपिक्स की चर्चा हो रही है वो टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, उनसे सवाल बन चुके हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपने लूसेंट की बुक को उस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे जिस टॉपिक को मैं यहाँ पे आपसे पढ़वा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए गुप्तोत्तर काल में कुछ लाइनों को पढ़ते हुए आगे निकलते चले जाएंगे। जैसे 6वीं शताब्दी के मध्य तक गुप्त साम्राज्य पूर्णतः विभक्त हो गया था। ठीक है, और उत्तर भारत फिर अनेक राज्यों में बंट गया था। इनमें निम्नलिखित प्रमुख शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ था। जैसे वल्लभी में मैत्रक वंश, पंजाब में हूणों का शासन, कन्नौज में मौखिर वंश, मालवा में यशोवर्मन। ठीक, कुछ चीज़ों का जो वहाँ पे हुआ था, ये सबसे इम्पॉर्टेंट वंश आपको मिलेगा, देखिएगा, वर्धन वंश। ठीक है, वर्धन वंश को एक नाम से और जाना जाता है, वो कौन सा है? पुष्य भूति वंश। ठीक है, पुष्य भूति वंश। आइए इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए पुष्य भूति ने इस वंश का संस्थापक था। ठीक है, इसने इस राजवंश की स्थापना की थी, वर्धन वंश की। ठीक है, इसने थानेश्वर हरियाणा का अंबाला जिला में इस वंश की स्थापना की थी। ठीक है, फिर प्रभाकर वर्धन या वर्धन वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा का संस्थापक था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा था कि वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? पुष्य भूति ने। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र हुए थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन। इतिहास में जो आपको याद रखना है, हर्षवर्धन का नाम याद रखना है। इस टॉपिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहीं से सवाल हमें मिलता रहता है। ठीक है, तथा एक कन्या थी, राजश्री उत्पन्न हुई थी। ठीक है, राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी नरेश ग्रहवर्मन से हुआ था। ठीक है, छोड़िए, आइए टॉपिक्स पे। और देखिए राज्यवर्धन के बारे में जो चर्चा हो रही है, देखिएगा, अपने पिता की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा। इसी समय मालवा नरेश देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर राजश्री को कैद कर लिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित कर दिया, लेकिन देवगुप्त के मित्र गौड़ शासक शशांक ने धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी। तो ये टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको मैंने पहले भी बोला है। अब जो इम्पोर्टेंट आपको बताने जा रहा हूँ वो है हर्षवर्धन का काल। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 606 से 647 हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन वर्धन वंश का शक्तिशाली यशस्वी सम्राट था, मात्र 16 वर्ष की आयु में। आइए और देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा जरूर आपको। ठीक है, बहुत सारा। वह विकट परिस्थितियों में गद्दी पर बैठा। ठीक है, वह अपने को राजपुत्र कहता था तथा स्वयं अपना नाम शिलादित्य, ठीक है, शिलादित्य रखा। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है नाम। ठीक है, फिर देखिए, हर्ष ने अपने आचार्य दिवाकर मित्र, ठीक है, तो इसके आगे जो हमें लाइनें पढ़नी है उसको देखिएगा कि हर्ष ने कन्नौज को राजधानी बनाई। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये सवाल पूछे जाते हैं हर्षवर्धन से। ठीक है, जहाँ से उसने चारों ओर अपना प्रभुत्व फैलाया था। हर्ष को पूर्वी भारत में गौड़ देश के शैव राजा शशांक से मुकाबला करना पड़ा। ठीक है, 619 ईस्वी में शशांक की मृत्यु हुई, तब यह शत्रुता समाप्त हो गई। ठीक है, दक्षिण की ओर हर्ष के अभियान को नर्मदा के किनारे चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने रोका और हर्ष को पराजित किया। इम्पॉर्टेंट है ये लाइन। ठीक है, दक्षिण का जब संघर्ष हो रहा था तो हर्ष क्या था? हर्ष हार गया था। ठीक है, हर्षवर्धन क्या था? किससे हारा था? जो चालुक्य वंश के शासक थे, राजा थे पुलकेशिन, याद रखिएगा, द्वितीय, उसी ने उनके विजय रथ को रोका था। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए, हर्ष के समकालीन शासक भास्कर वर्मा, ठीक है, सुनते चले जाए, यह कामरूप का शासक था। भास्कर वर्मा वर्मन वंश का शासक था। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिए, हिस्ट्री में इनसे सवाल मिलता है। तो ये क्या थे? चालुक्य वंश का शासक था। उसकी राजधानी कर्नाटक के आधुनिक बीजापुर जिले के बादामी में था। ठीक है, बादामी में था। ठीक है, ये पुलकेशिन द्वितीय के बारे में आप याद रखिएगा। आगे देखिए, गौड़ नरेश शशांक, इसकी राजधानी कर्ण सुवर्ण थी। यह कट्टर शैव शासक था जिसने बोधि वृक्ष कटवा दिया था। ठीक, ध्रुवसेन द्वितीय या वल्लभी गुजरात का शासक था। इसे हर्ष ने पराजित किया। बाद में हर्ष ने अपनी पुत्री की शादी इससे कर दी। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं था, इसमें जो इम्पोर्टेंट था मैंने बोला है पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, आइए उसी में आगे है ह्वेन सॉन्ग के बारे में, थोड़ा सा ह्वेन सॉन्ग के बारे में है। ठीक है, 629 से 645 ईस्वी तक चीनी यात्री था। यही आपको याद रखना है, हा से हर्षवर्धन, हा से ह्वेन सॉन्ग, इन्हीं के शासनकाल में आया था, मैंने क्लियर किया था आपको। ठीक है, और आगे देखते हैं, देखिएगा,
हर्ष के शासनकाल में भारत आया। वह नालंदा महाविहार बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए तथा बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करने के लिए उद्देश्य से भारत आया था। याद रखिए, नालंदा में पढ़ने आया था। क्वेश्चन ये पूछा जाता, नालंदा में पढ़ने आया था, किस काम के लिए आया था? बौद्ध ग्रंथ को एकत्रित करने के लिए आया था। कौन आया था? ह्वेनसांग। ठीक है, हर्षवर्धन के काल में। और देखिए ह्वेनसांग के रिलेटेड कुछ चीज़ें देखिए। ह्वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा था। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। यात्रियों का राजकुमार कौन था? ह्वेनसांग। ठीक है, नीति का पंडित व वर्तमान में शाक्य मुनि कहा जाता है। वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान में शाक्य मुनि ह्वेनसांग को। ठीक है, हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना संरक्षण प्रदान किया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। बौद्ध धर्म की किस शाखा को अपने यहाँ संरक्षण दिया था? तो महायान शाखा को। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, कर। हर्ष काल से 3 प्रकार के करों की जानकारी प्राप्त होती है। याद रखिए, कितने प्रकार के करों की जानकारी होती है? 3 प्रकार की। एक हिरण कर था, भाग था, बलि था। याद रखिए, हिरण कर क्या था? नगद था। भाग जो था कृषि भूमि पर 1/10 भाग पे था। ठीक है, बलि, इसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती, लेकिन आप याद रखें 3 टाइप का कर मिला हुआ है। एक हिरण मिला हुआ है, भाग मिला और बलि मिला हुआ है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। साहित्य कुछ देखते हैं। हर्षवर्धन कालीन साहित्य के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। हर्ष के दरबार में अनेक विद्वानों का निवास था। ठीक है, जैसे बाणभट्ट था, मयूर था, मतंग दीवार। ठीक है, बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपने कई बार पढ़ा होगा। जिसने क्या? हर्षचरित और कादम्बरी। ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है कि हर्षचरित भी लिखा था और कादम्बरी भी किसने लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए, मयूर ने सूर्य शतक की रचना की थी। ये लाइन याद रखिएगा, क्वेश्चन अभी तक तो नहीं मिला लेकिन मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, मयूर ने क्या किया था? सूर्य शतक की रचना की थी। और देखते हैं, हर्ष ने स्वयं 3 नाटक लिखे थे। कौन सा? देखिए, इनकी रत्नावली पूछी जाती है। हर्ष की रत्नावली पूछी जाती है। प्रियदर्शिका भी लिखा है, नागानंद भी लिखा है, लेकिन रत्नावली आपसे सवाल पूछा गया है कि हर्ष के इनमें से कौन सा नाटक हर्ष का? तो रत्नावली बहुत बार पूछा गया है। फिर देखिए, महामोक्ष परिषद। ठीक है, ये देखिए क्या चीज़ था। कह रहा है हर्ष प्रयाग में प्रत्येक 5वें वर्ष में महामोक्ष, ठीक है, परिषद का आयोजन करवाता था। कहाँ करवाता था? प्रयाग में करवाता था। ठीक है, इसने प्रथम दिन बुद्ध की, दूसरे दिन सूर्य की, तीसरे दिन शिव की पूजा की जाती थी तथा चौथे दिन दान दिया जाता था। देख लीजिए लाइनें। देखिए ह्वेनसांग के बारे में फिर आगे। ह्वेनसांग 6ठे परिषद में सम्मिलित हुआ था। ये याद रखिएगा, कौन सी परिषद में सम्मिलित हुआ था? 6ठे नंबर पे। ठीक है, आगे प्रशासन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं हर्षवर्धन कालीन के। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हर्ष था। ठीक है, लेकिन ना तो वह कट्टर था, ना ही पूरे देश का शासक था। उसका राज्य कश्मीर को छोड़कर उत्तर भारत तक सीमित था। कश्मीर को केवल छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे राज्यों में उसका शासन था। ठीक है, और देखिए महत्वपूर्ण शब्दावली, कुछ शब्दावलियों की बात हो रही है कि महाराज हर्ष के अधीनस्थ शासक थे। ठीक है, कुछ लाइनों को देख लिए। भुक्ति क्या? प्रांत की बात होती थी। उपरिक राष्ट्रीय भुक्ति का प्रशासक। ये सब पूछा नहीं जाता, कभी परेशान करने के लिए अगर पूछ लिया तो फिर सबके लिए दिक्कत होगी। ठीक है, फिलहाल आप लाइनों को पढ़ लीजिए। फिर देखिए, दंडपाशिक पुलिस विभाग को बोला जाता था। वृद्धवेश्वर अश्व सेना को बोला जाता था। बालाधिकृत पैदल सेना को बोला जाता था। नालंदा महाविहार के बारे में कुछ चर्चा ले लीजिए। देखिए, हर्ष के समय नालंदा महाविहार जिसकी स्थापना किसने की थी? हम लोगों ने पढ़ा था ना, कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम ने की थी नालंदा की स्थापना। महायान बौद्ध की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। हर्ष के समय में यहाँ के कुलाधिपति कौन थे? शीलभद्र थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर्ष के शासनकाल में वहाँ के कुलाधिपति कौन थे? शीलभद्र थे। ये भी देखिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं, जैसे हर्षचरित के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों की बात हुई है, तो देख लीजिए, सुन लेते हैं। सिंहनाद मुख्य सेनापति बोला जाता था। अवंती शांति एवं युद्ध का मंत्री कहलाता था। स्कंदगुप्त हाथी सेना का मुख्य अधिकारी था और कुंतल जो था अश्व सेना का प्रधान अधिकारी था। ठीक है दोस्तों, यहीं पे हम लोग अपने अपने गुप्तोत्तर काल को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है,
आगे हम लोग कल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पाएंगे। उम्मीद है कुछ अलग भी क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक देखिए बहुत कम में समेट दिया गया है। ये जानते क्या होता है, इन चीज़ों से क्या होता है, आपको ये चीज़ समझ में आ जाता है कि अच्छा ये क्वेश्चन, जब एक्चुअल में आप क्वेश्चन देखते हैं तो कुछ अलग दिखता है। ठीक है, तो दोनों साइड में देखते चलिए, आप अपने लूसेंट को भी पढ़ते रहे ताकि आपके पास एक बेहतरीन कलेक्शन हो, बहुत अच्छी चीज़ें आपके पास हों। एक ये बुक हो जाएगी, एक आपके पास बुक है, फिर मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ कंप्लीट आपकी टॉपिक तैयार हो जाए, फिर कोई इससे इतर क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, टेक केयर।